बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया में हमारी आम की चर्चा स्मृति पर हो रही थी। कल हम स्मृति क्या है, स्मृति के प्रभावी तत्व कौन कौन से हैं और स्मृति के प्रकार कौन कौन से हैं, आज हम आप चर्चा करते हैं कि स्मृति की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। जैसे विशेषताएं भी कह सकते हैं, इसको लक्षण भी हम आप कर सकते हैं। जैसे स्मृति को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे इसमें कुछ हेडिंग्स हमने डिफाइन कर रखा है 5। जैसे शीघ्र याद होना, उत्तम धारणा शक्ति, कल भी मैंने धारणा की चर्चा किया था जब आपको तत्व पढ़ा रहा था। सीखना, धारणा, पुनः स्मरण और पहचानना। शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पुनः स्पष्ट पहचानना, अनावश्यक बातों को भूलना, ये हमारे स्मृति की विशेषताएं हैं, या जिनको हम आप लक्षण के भी नाम से, अगर परीक्षा में पूछा कि स्मृति के लक्षण किसे कहते हैं, तो विशेषता ही उसका लक्षण है, या विशेषता या लक्षण दो में से कोई एक पूछे तो दोनों का एक ही है। जैसे पहली इसमें चर्चा हम आपसे करते हैं शीघ्र याद होना। जैसे हम आप मानते हैं या हम आप उन्हीं को अच्छा विद्यार्थी मानते हैं जिनको हम पढ़ाएं और अच्छे ढंग से तुरंत उसको याद हो जाए। तो अच्छी स्मृति का प्रथम लक्षण यह है कि शीघ्र याद होना, यानी जो बालक किसी बात को एक बार पढ़ लेने या सुन लेने के बाद उसे याद कर लेता है और उसको शिक्षक के पूछने पर, सहपाठियों की पूछने पर वह उसको अच्छे ढंग से वो लोगों के समक्ष प्रेजेंटेशन कर ले, प्रस्तुत कर ले, तो ऐसी स्मृति को हम कौन सी स्मृति मानते हैं? शीघ्र याद होना, यानी एक अच्छी स्मृति का नाम देते हैं। दूसरा है उत्तम धारणा शक्ति। यदि कोई बालक सीखी या याद की हुई बातों को अधिक दिनों तक स्मरण कर सकता है और उसकी जो स्मृति है स्थायी होती है, और यह भी एक अच्छी स्मृति की विशेषता है। क्योंकि जैसे कुछ लोग होते हैं, अभी उनको आप बताते हैं, आज बताए हैं, अभी उनको खूब याद है। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, याद है, हमारे जाने के बाद कोई दूसरा शिक्षक पढ़ाया तो जो हमारा याद था वो विस्मृत हो गया। कुछ ऐसे बच्चे हैं, आज पढ़ाए, 1 महीने के बाद गुरुजी ने प्रश्न को पूछा तो उनको तुरंत उनकी मेमोरी में आ जाता है, यानी उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बहुत अच्छा है, यानी उनके अंदर जो धारण करने की जो शक्ति है वो बहुत अच्छी है। तीसरा है पुनः स्मरण। जैसे अच्छी स्मृति की एक अन्य विशेषता है पुनः स्मरण। जैसे सीखी हुई विषय सामग्री जितनी शीघ्रता से याद आती है उतनी ही अधिक उपयोगी होती है परीक्षा की दृष्टि। जैसे परीक्षा कक्ष में जब आप बैठते हैं, जब प्रश्न पत्र को आप हल करते हैं, तो जैसे क्लास में शिक्षक से क्या सुने हैं, आपने अपनी पुस्तक से क्या पढ़ा है, तो आपका मस्तिष्क आपको पुनः स्मरण दिलाता है, याद दिलाता है कि इसका इस तरह से उत्तर होता है। क्योंकि जब वह आपके मन मस्तिष्क में आता है तो उसकी लैंग्वेज को आप बना करके आप परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर को हल करते हैं। शीघ्र एवं स्पष्ट पहचानना। जैसे अच्छी स्मृति के लिए शीघ्र पुनः स्मरण ही नहीं बल्कि किसी विषय को शीघ्र एवं स्पष्ट रूप से पहचानना भी आवश्यक है। बालक ने अपने विषय से संबंधित बहुत सारी बातों को पढ़ा है, लिखा है, सीखा है और याद किया है, और परीक्षा के समय वह सब उसके सहायक यानी पुनः स्मरण आते हैं और वह बिना किसी बाधा के वह उसकी स्मृति में आती है और वह वांछित यानी पूछे गए प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे करके वह अपने को सफल महसूस करता है। उसको ये लगता है कि मैंने जो क्लास पढ़ी, जो मैंने स्वाध्याय किया, वो मेरे लिए सफल हो। जैसे जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए जितना भी पढ़ करके जाए, अगर उसकी स्मृति अच्छी नहीं है तो कुछ भी उसको याद वहाँ नहीं आता है। और 5वीं चीज़ है अनावश्यक बातों को भूलना। जैसे अच्छी स्मृति की ये विशेषता है कि बालक अनावश्यक यानी व्यर्थ की बातों को विस्मृत कर देना चाहिए, क्योंकि उसको मेमोरी में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि अनावश्यक बातें याद रहने से उपयोगी बातें जो हमारे जीवन के लिए कारगर हैं वह पुनः स्मरण नहीं आएंगी, उनकी धारणा नहीं बनेगी और उनकी पहचान करने में हमें बाधा उत्पन्न होगी। ये रहा हमारी आपकी स्मृति की विशेषताएं। आइए अब इसमें अन्य चीज़ भी पढ़ते हैं कि अच्छी स्मृति को बनाने के लिए हम कौन कौन से कार्य करें जिससे हमारी जो स्मृति है वो बहुत अच्छी हो जाए। पहली चीज़ है लॉ ऑफ हैबिट, यानी आदत का निर्माण। जैसे आपको एक उदाहरण बताते हैं, उस उदाहरण में इसका उत्तर छिपा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से बालकों को गिनती या पहाड़े और रटते रहते हैं, बोलते रहते हैं और अपनी विचार शक्ति का प्रयोग नहीं करते। तो जब करते नहीं तो होता क्या है कि क्योंकि एक प्रोफेसर बी.एन. झा जी हैं, उन्होंने अपना एक विचार दिया आदत के सापेक्ष में, इस नियम को लागू करने के लिए केवल मौखिक पुनरावृत्ति ही पर्याप्त है। इसका संबंध यांत्रिक स्मृति से, अर्थात जब किसी विचार को बार बार दोहराया जाता है तो हमारे मन मस्तिष्क में उसकी छाप इतनी गहरी हो जाती है कि हम बिना विचारे उसे व्यक्त कर देते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है कि आदत की कोई दवा नहीं होती, यानी हम जिस तरह से आदत हम अपने अंदर बनाएंगे उसी तरह, क्योंकि आदत निर्माण कही गई है। ये इसका कोई इंजेक्शन नहीं है कि हमने लगा दिया मैं बहुत अच्छी आदत को बनाना पड़ता। जैसे सुबह की दिनचर्या ही एक अच्छी आदत में आना चाहिए, हमको समय से विद्यालय जाना चाहिए, ये भी एक आदत होती है। हम अपनी निर्धारित जितनी भी क्लासेज हैं उसको भी पढ़ना चाहिए, यह भी एक आदत है। दूसरा आता है निरंतरता का नियम। जैसे सीखने की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद जो अनुभव विशेष तौर पर स्पष्ट होते हैं वह हमारे मस्तिष्क में कुछ समय तक निरंतर आते रहते हैं। अतः उन्हें स्मरण करने के लिए किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जैसे कभी आप ध्यान दें, किसी दुखद घटना को देखने के बाद हम लाख प्रयत्न करते हैं फिर भी वो जल्दी मस्तिष्क से उतरता नहीं है। वैसे जब हम अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें तो अगर उस पर हमारा निरंतरता यानी कंटिन्यूटी बनी हुई है तो निश्चित रूप से वह हमारी स्मृति में स्थायी हो जाएगी। जैसे परस्पर संबंध का नियम, इस नियम को विचार साहचर्य का नियम भी कह सकते हैं। इस नियम के अनुसार जब हम एक अनुभव को दूसरे अनुभव से संबंधित कर देते हैं तब उनमें किसी एक स्मरण होने पर दूसरे स्वयं ही स्मरण हो जाता है। विचार साहचर्य नियम को दो भागों में बांट सकते हैं। एक आता है मुख्य नियम। मुख्य नियम में जैसे समीपता का नियम, जब दो वस्तुएं या घटना या अनुभवों का ज्ञान एक साथ ग्रहण करते हैं तो उन्हें परस्पर संबंध स्थापित हो जाता है। अतः एक घटना का स्मरण होने पर दूसरे का स्मरण अपने आप हो जाता है। समीपता भी दो प्रकार की होती है, एक स्थानीय समीपता और दूसरी समय की समीपता। उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण बताएंगे तो आपकी समझ में आ जाएगी। जैसे यदि अलमारी में कलम और दवात एक साथ रखें तो कलम का स्मरण होते ही दवात का स्मरण स्वयं हो जाएगा। यह स्थानीय समीपता का कारण है। उसी प्रकार 4 बजे घंटे की आवाज़ सुनकर बालक को घर जाने की याद आ जाती है तो यह समय की समीपता का नियम है। दूसरा है समानता का नियम। यदि कोई वर्तमान वास्तविक अनुभव पुराने अनुभव के साथ समान होता है तो पुराने अनुभव का स्मरण आ जाता है। जैसे दिल्ली लाल किला को देखने गए
तो आगरा के लाल किले का तुरंत याद आ जाता है। तीसरा, इसमें असमानता या विपरीतता का नियम। जब दो वस्तुएं एक दूसरे की विपरीत होती हैं तो एक दूसरे को स्मरण, जैसे दुख के साथ सुख, लाभ के साथ हानि, युद्ध के साथ शांति। अगला आता है रुचि का नियम। जिन बातों में बालकों की जितनी अधिक रुचि होगी वह उतनी ही अधिक सरलता से उसे स्मरण होता है। जिन बालकों को क्रिकेट में रुचि है उसे क्रिकेट के संबंधित सभी नियम याद आ जाते हैं। ये हमारे आपके मुख्य नियम में आए। अब इसमें अगला आता है विचार साहचर्य का गौड़ नियम। इसमें जैसे 5 चीज़ें हैं। पहली प्राथमिकता का नियम, दूसरा नवीनता का नियम, तीसरा आवृत्ति का नियम, चौथा स्पष्टता का नियम और पांचवा मनोभाव का नियम। प्राथमिकता का जो नियम है, जो अनुभव सबसे पहले प्राप्त होते हैं उनका प्रभाव मस्तिष्क पर बहुत दिनों तक रहता है। उन्हें सरलता से पुनः स्मरण किया जा सकता है। जैसे बचपन में प्राप्त होने वाले अनुभव ये आजीवन बने रहते हैं। इसी प्रकार यदि हम किसी व्यक्ति से पहली भेंट से प्रभावित हो जाते हैं तो उसे कभी नहीं भूल पाते। इसीलिए कहा जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। नवीनता का नियम, जो अनुभव जितने अधिक नवीन होते हैं उतनी ही शीघ्र और सरलता से उसका स्मरण करते हैं। जैसे छात्र परीक्षा कक्ष में प्रवेश के समय तक पढ़ते रहते हैं। आप देखे होंगे सीरीज या पुस्तक पढ़ते रहते हैं। जब उन्हें प्रश्न पत्र मिलता है तो कुछ समय पहले पढ़ी हुई बात तुरंत याद आ जाती है कि इसको भी मैंने पढ़ करके परीक्षा हाल से पहले रखा है। आवृत्ति का नियम, जो अनुभव बार बार प्राप्त होते रहते हैं और सरलता से शीघ्र स्मरण हो जाते हैं। जैसे जो व्यक्ति प्रातःकाल स्नान करने के बाद तुरंत पूजा करता है तो वह स्नान करते समय ही सर्वप्रथम ईश्वर का स्मरण करने लगता है। इस संबंध में एक मनोवैज्ञानिक ने लिखा है, 2 बातों या विचारों का जितनी अधिक बार एक साथ अनुभव किया जाता है वह उतना ही घनिष्ठ संबंध उसमें स्थापित हो जाता है। चौथा है स्पष्टता का नियम, जो विचार या अनुभव जितने अधिक स्पष्ट हों उतने ही शीघ्र वे समझ में आते हैं और वो याद आ जाते हैं। ऐसे अनुभवों को सरलतापूर्वक पुनः स्मरण किया जा सकता है। पांचवा है मनोभाव का नियम, जब व्यक्ति अपने मनोभावों के अनुसार अनुभवों का स्मरण करते हैं। दुखी मनुष्य केवल दुख और कष्ट की ही बातों का स्मरण करता है। जब हम प्रसन्न होते हैं तब सुख और आनंद की बातों का अनुभव करते हैं और जब हम दुखी दशा में होते हैं तो हमारे विचार उदासीन होते हैं और जब सुखी होते हैं तो ये विचार हमें प्रसन्नता प्रदान करते हैं।